हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो PYQ की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसमें आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण आयोग, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट आयोग के बारे में जितने भी PYQs आए हुए हैं UPSI में वो सब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या फिर दोष के अस्तित्व के आधार पर क्या किया जा सकता है। यानी कि सवाल उठाया जाएगा, अमान्य होगी, सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य नहीं किया जाएगा। विकल्पों में से कोई नहीं, तो क्या किया जाएगा? ना तो सवाल उठाया जाएगा और ना ही इसे अमान्य किया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य नहीं माना जाएगा, नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य भी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है। अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जो 6 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और फारसी को पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में, केंद्र सरकार के द्वारा क्या, अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित करता है। तो कौन कौन से समुदाय हैं? ये टोटल 6 समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। 17 मई 1993 को, कब? तो 17 मई 1993 को स्थापित इस निकाय का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण करना है। निकाय का जो मुख्य कार्य है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण करना है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके? तो केंद्र सरकार के द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाती है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हज समिति के सदस्यों के कार्यकाल की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो भारतीय हज समिति के सदस्यों के कार्यकाल की जो सामान्य अवधि होती है वो कितनी होती है? 5 साल, 10 साल, 3 साल या फिर 7 साल। तो भारतीय हज समिति के सदस्यों के कार्यकाल की जो सामान्य अवधि होती है वो 3 साल होती है। भारतीय हज समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन क्या है? एक वैधानिक निकाय है। अल्पसंख्यक आयोग भी एक वैधानिक निकाय है और इसकी जो स्थापना है वो हज समिति अधिनियम के तहत 2002 के प्रावधान के तहत की गई थी। इस समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो हज समिति में जो है सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 23 सदस्य होते हैं। कितने? तो 23 सदस्य होते हैं। तथा इसमें सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि है वो कितनी है? तो 3 वर्ष। और हज समिति के सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि है वो 3 वर्ष है। और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो भी 3 वर्ष का है। परंतु अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एक समय में 6 माह तथा कुल 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कुल जो है 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा या का चुनाव जो है वो लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा या चुनाव NGO द्वारा किया जाएगा या केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। तो किसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा? तो केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। क्या किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का क्या है? एक विधायी निकाय है जिसे महिलाओं से जुड़े सभी नीतिगत मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। महिलाओं से संबंधित जितने भी नीतिगत मुद्दे हैं उन पर सरकार को सलाह देने का कार्य जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपा गया है। और इसकी स्थापना तो 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के तहत की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के तहत की गई थी। आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती जयंती
पटनायक जी थी। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो श्रीमती जयंती पटनायक, श्रीमती जयंती पटनायक। और वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, भारतीय हज समिति के सदस्यों में 3 सांसद शामिल हैं। तो भारतीय हज समिति के सदस्यों में जो है कितने? तो 3 सांसद शामिल हैं, जहां तीनों सांसद राज्यसभा से हैं। कहाँ से? तो तीनों जो सांसद हैं वो राज्यसभा से हैं, और 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से है, या फिर तीनों सांसद लोकसभा से हैं, या 2 राज्यसभा से और 1 लोकसभा से है। तो 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से है। जो 3 सदस्य सांसद हैं शामिल हैं हज समिति में, वो 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से है। भारतीय हज समिति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है, और यह समिति राज्य हज समितियों के लिए एक नोडल एजेंसी है। क्या है? राज्य हज समितियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और इसमें कितने? तो 23 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 राज्य हज समितियों द्वारा चुने जाते हैं, और 4 पूर्व अधिकारी होते हैं, और 3 सांसद, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से होते हैं, और 7 केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। कितने? तो 7 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, और बाकी उस राज्य से आते हैं जो सबसे अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों को भेजता है, उस राज्य से आते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो देख लेते हैं कौन है। सैयद शहजादी, इकबाल सिंह लालपुरा या रिनचेन लाहमो। विकल्पों में से कोई नहीं। तो इन विकल्पों के अनुसार इकबाल सिंह लालपुरा ही हैं, लेकिन वर्तमान में इस वक्त इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और नए अभी बने नहीं हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान 2024 के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई, और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? तो 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग में जो है टोटल कितने? तो 7 सदस्य होते हैं। तो 7 सदस्य टोटल होते हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, और प्रत्येक सदस्य पद धारण करने की तिथि से कितने? तो 3 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग एक है। तो योजना आयोग को तो वैसे अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ चुका है, और नीति आयोग ही मान लो, या यह योजना आयोग एक क्या है? ये तो मंत्रालय है, स्वायत्त निगम है, सलाहकार निकाय है, यह सरकारी विभाग है। तो योजना आयोग एक सलाहकार निकाय है। योजना आयोग एक क्या है? सलाहकार निकाय है। यह न वैधानिक है और न संवैधानिक निकाय है। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? तो प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी कि नीति आयोग कहा गया। सामान्यतः इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य है? तो कौन सा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है कार्य है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर गौर करना और ऐसे मामलों को उचित अधिकारियों के समक्ष उठाना, किसी अल्पसंख्यक के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उचित उपाय सुझाना, संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यक के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ये सभी बातें सही हैं, तो ये सभी आ जाएंगी इसमें।
तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। किसके तहत? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। और शुरुआत में केंद्र सरकार ने 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया था, जबकि 27 जनवरी 2014 को अधिसूचना के तहत जैन को भी इसमें शामिल कर दिया गया। किसको? तो जैन को भी अल्पसंख्यक में शामिल कर दिया गया। और अल्पसंख्यक आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, संविधान, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की क्या करना? निगरानी करना। ये भी अल्पसंख्यक आयोग का कार्य है। और अधिकारों से जो वंचित रह जाते हैं, वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना तथा उचित अधिकारियों के समक्ष ऐसे मामले उठाना, ये अल्पसंख्यक आयोग के कार्य माने जाते हैं। ये कार्य अल्पसंख्यक आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को 2015 में के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो इसकी जगह पे जो संस्था लाई गई वो क्या थी? तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, जीएसटी परिषद या राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र? तो नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पूर्ववर्ती योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यह आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है। क्या है? तो नीति से संबंधित एक थिंक टैंक है जो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। क्या करता है? तो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष के अलावा कौन होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा कौन होते हैं? लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत या फिर राज्य सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित या एनजीओ द्वारा निर्वाचित? तो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अध्यक्ष होगा और उसके अलावा जो सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित एक क्या है? सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है। और आयोग की पहली अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक, पहली जो प्रथम अध्यक्ष थी वो सुश्री जयंती पटनायक थी। और श्रीमती विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में जाने जाने वाला निकाय गठित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार? तो केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में जाना जाने वाला निकाय गठित कर सकता है। वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित किया गया था। वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित किया गया था। और शुरुआत में 5 धार्मिक समुदाय थे, अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध और पारसी को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? तो किस समिति की जो स्थापना है 1998 में की गई थी? तो पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति और विकल्पों में से सभी। तो पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति या फिर विकल्प में से सभी। अगले ऑप्शन देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह और पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति तो किसके द्वारा की गई थी? तो किस समिति की स्थापना
वर्ष 1998 में की गई थी। तो पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति, पुलिस सुधार पर जो रिबेरो समिति थी, इसकी स्थापना किसमें की गई थी? 1998 में की गई थी। पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति कौन सी समिति? तो रिबेरो समिति का जो गठन है वो 1998 में की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया और इस प्रकार रिबेरो समिति का गठन किया गया। जूलियो रिबेरो के नेतृत्व में समिति ने 1998 और 1999 में 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस समिति ने राज्यों में पुलिस निष्पादन जवाबदेही आयोग और जिला शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो किसको? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसको सदन में पटल पर रखते हैं, संसद की पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब? तो 1993 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों, किसके लिए? तो शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच के लिए किया गया था। और 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसके द्वारा? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने? तो 5 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने? तो 5 सदस्य होते हैं, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा बशर्ते कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि सेवा शर्तें और कार्यकाल जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यह रिपोर्ट रखवाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2015, 1963, 2008 या फिर 1991। तो किस वर्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो 2008 में किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। क्या है? भारत की आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और इस एजेंसी को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है। यानी कि राज्यों से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और यह एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा, कब? तो 2008 में भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई थी, जिसे मुंबई में घातक 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग डैश के अनुरोध पर राज्य की सभी या फिर किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। तो अनुरोध पर राज्य की सभी या फिर किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य के मुख्य सचिव या राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर राज्यों के सभी या फिर किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है? तो राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर। किसके? तो राज्यपाल के अनुरोध पर। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या फिर किसी आवश्यकता को पूरा करता है और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था।
संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके पहले अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, तो सर रोस बारकर थे और वर्तमान में डॉक्टर कौन है? मनोज सोनी है। और इसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। क्या है? केंद्रीय भर्ती अभिकरण है जो कि केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार है। किन किन के लिए? तो केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन, क्या तो संघवाद का संतुलन चक्र यानी कि बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? तो किसको? संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन माना जाता है। नीति आयोग, माल और सेवा कर परिषद, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त आयोग। तो किस संवैधानिक संस्था को राजकोषीय संघवाद का संतुलन, तो राजकोषीय यानी कि वित्त से संबंधित चीजें का संतुलन कौन करता है? कौन वितरण करता है राज्य और केंद्र में? तो वित्त आयोग। किसके माना जाता है? तो वित्त आयोग को बैलेंसिंग व्हील माना जाता है राजकोषीय संघवाद का। वित्त आयोग को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी कि बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है, जो जिसका गठन 5 वर्ष में किया जाता है। और इसका गठन भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। वित्त आयोग नियम 1951 में संवैधानिक निकाय के सदस्य होने के मानदंड निर्धारित करता है। केसी नियोगी, तो केसी नियोगी 1951 में भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? तो केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष। और एन के सिंह भारत के नवीनतम यानी कि 15वें आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1993, 2010 या फिर 2005? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना तो 1993 में हुई। संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबी का गठन किया। किसका? तो एनसीबी का गठन किया था। और वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। 123वां संविधान संशोधन जो है वो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। और अगस्त 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य है। और इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन करती है? जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन करती है तो उसका सदस्य कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष में नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन उस चयन समिति का सदस्य? तो भारत के राष्ट्रपति इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है तो उस समिति के सदस्य हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन समिति का सदस्य भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। लोकपाल के चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायविद जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर जब तक 60 वर्ष की आयु
प्राप्त नहीं कर लेते जो भी पहले हो संघ लोक सेवा आयोग का। तो यहाँ पे तो 6 वर्ष सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये 65 वर्ष है। 5 वर्ष या फिर जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते जो भी पहले हो, तो 5 वर्ष नहीं, यहाँ पे 6 वर्ष है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 6 वर्ष और जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते जो भी पहले हो, तो ये बात सही है। और 5 वर्ष 60 वर्ष ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले जो भी पहले हो। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो 1926 में की गई थी और ली आयोग के द्वारा ये की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में और 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन हुई थी। और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। किसने? 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको? तो राष्ट्रपति को है। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी? तो 10 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री, तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत का कौन? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 52 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 58 के तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होता है जब भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, बल्कि सदस्य ना हो, सदस्य नहीं लेकिन योग्य हो। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान तो 124 के तहत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी कि मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है? तो किसको माना गया है? केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत निर्वाचन आयोग या फिर भारत का कर्मचारी चयन आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग को भारत का मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है। संविधान द्वारा भारत के संघ लोक सेवा आयोग निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी कि मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है। लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है इनमें से। तो राज्य सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग, तो ये सभी क्या हैं? ये तीनों संवैधानिक आयोग हैं, जबकि राज्य सूचना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। राज्य सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।
और संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। जैसे कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में आता है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 में है और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है और NK सिंह अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है 1950, 1955, 1947 या फिर 1960 में की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। एक किसके? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। और ये भारत सरकार की क्या एक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। 1 जनवरी 2015 को, कब? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। क्या? तो मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग भारत सरकार का क्या थिंक टैंक है। नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक क्या है वैधानिक निकाय है? तो कौन सा एक भारत में वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग या फिर भारत निर्वाचन आयोग। तो वैधानिक की बात की गई है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं है। ये सभी संवैधानिक आयोग नहीं, ये संवैधानिक आयोग है और ये भी संवैधानिक आयोग है, जबकि ये न वैधानिक है न संवैधानिक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। और इसका जो औपचारिक रूप है से गठन कब किया गया था? तो गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा लोगों की सहायता करना। लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा लोगों की सहायता करना। अगला क्वेश्चन है मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष BP मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? तो द्वितीय यानी कि दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। तो कब की थी? तो 1979, 1984, 1975 या फिर 1982। तो कब की गई थी? 1979 में की गई थी। मोरारजी देसाई सरकार, तो मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1979 में BP मंडल, कौन? तो BP मंडल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में की थी? दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन जो किया गया था तो वो किया गया था BP मंडल की अध्यक्षता में और मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने के लिए मानदंड निश्चित करने तथा उनके उन्नयन हेतु उपाय करने एवं उनके लिए सरकार में पदों को आरक्षण की आवश्यकता का परीक्षण करना था। आरक्षण की आवश्यकता का परीक्षण करना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो किस प्राधिकारी को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति, कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। जिसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग में कौन होते हैं? तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह आयोग अनुसूचित जातियों के सुरक्षा उपायों से जुड़े मुद्दों
की निगरानी करता है और इससे जुड़ी रिपोर्ट क्या राष्ट्रपति को सौंपता है। और वर्तमान में किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्रीय व्यक्तिगत लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटा नहीं सकता है राज्यपाल, हटाता राष्ट्रपति है। कौन, तो हटाता राष्ट्रपति ही है। हटाने का कार्य जो है वो हटाता कौन है, हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति। हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों व सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्ती आदि का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसकी, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को क्या, अपना त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को क्या, अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, एन.के. सिंह और डॉक्टर सी रंगराजन या फिर वाई.वी. रेड्डी। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, तो एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, हर 5 वर्ष में किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। पहला वित्त आयोग, तो पहला वित्त आयोग कब गठन हुआ था, तो 22 नवंबर 1951 को 22 नवंबर 1951 को पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी। कौन, तो वाई.वी. रेड्डी, जो कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ। 2004, 2010 या फिर 2001 या फिर 2015। तो नीति आयोग 2015 में स्थापित हुआ। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का एक यानी कि इनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होगा और उपाध्यक्ष एवं एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। और ये एक सलाहकार यानी कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो है एक सलाहकार निकाय है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का पूर्ण नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। क्या नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग 280 से 281 एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग 280 से 281 क्या है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी किया जा सकता है। और भारतीय संविधान द्वारा राज्य सरकारों को सरकार से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है, जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस पर निर्धारित किया जाता है, तो वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित किया जाता है। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने, तो 5, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। संसद विधि द्वारा आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं का निर्धारण कर सकेगी
अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश तथा उस पर की गई कार्यवाही को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो हटाने का अधिकार है वो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार होता है तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो नियुक्त करने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। किसके? तो राज्यपाल के पास है, जबकि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा भी हटाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मनमोहन सिंह, वीरप्पा मोइली और गुलाब नबी आजाद या प्रणब मुखर्जी। तो किसने किया था? तो वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली के द्वारा भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किया गया था। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो वीरप्पा मोइली, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इस 5 सदस्य आयोग है का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के कारण हनमथैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना है वो 1963, 1965, 1961 या फिर 1967 किस में की गई थी? तो गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी। वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी और ये भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका जो गठन है वो भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, कैसे? तो गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन और सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु किया गया है। सीबीआई, तो सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPE 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। क्या किसकी? तो अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है और ये भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। सीबीआई जो है वो भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों को? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल और केंद्रीय प्रशासनिक और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? 2007, 2003 या फिर 2001 या 2005? तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा, किसके? तो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्या?
ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं और मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो किसके, तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक सांविधिक निकाय, कार्यकारी निकाय, निगमित निकाय या फिर संवैधानिक निकाय। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में, तो 338 में। जबकि 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 कै जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। इनके टोटल 5 सदस्य इसमें होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, जिनकी नियुक्ति किसके, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है, तो कौन सा संवैधानिक निकाय, भारत के प्रधानमंत्री, माल एवं सेवा कर परिषद या फिर वित्त आयोग या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कौन करता है, तो वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में क्या करता है, अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है और इसका जो गठन है वो भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया। किसके लिए, तो वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया है। और केसी नियोगी 1951 में भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं और कल एक नए टॉपिक के साथ कल की क्लास में मिलते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए पॉलिटी नोट्स की, अगर आपको पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर किसी और सब्जेक्ट के भी चाहिए तो बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।